नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने दिल से उन्हें आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कमेंट किया और हमसे कुछ पूछा है, जिन्होंने गुड इवनिंग, नमस्ते सर लिखा है, उनको मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चैनल पर कमेंट किया और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और मेरे पास कमेंट आया था कि सर नेट का सिलेबस करवा दीजिए। देखिए बच्चों, नेट में 10 यूनिट है। 10 में हम लोग 2-3 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं और डीपली देख रहे हैं, ऊपरी सतही नहीं देख रहे हैं कि चलो ऊपर से देख लिया है। जितना हमको चाहिए नेट में हम उतना देख रहे हैं। और अगर मैं नेट का कोर्स आपको प्रोवाइड करवाता हूँ तब जो टीजीटी पीजीटी एलटी की तैयारी कर रहे बच्चे वो बाधित हो जाएंगे। और नेट में लगी सिलेबस को अगर मैं रचनाओं जो सिलेबस लगा हुआ है उसको पूरा कराऊंगा तो ये क्लास बीच बीच में छूटती जाएगी। जो क्रम बना हुआ है क्लास का वो खराब हो जाएगा। और मेरे पास कोई ऐप नहीं है जिस पर मैं आपको क्लासें रिकॉर्ड करके दे दूं और अपना नोट्स आप लोग तैयार कर लें। तो जिस सीक्वेंस से आपको पढ़ाया जा रहा है इस सीक्वेंस से आप लोग पढ़िए, आपका नेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ज्यादा क्वेश्चन तो हिंदी साहित्य के इतिहास से ही आता है, रचनाओं से भी क्वेश्चन आता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि रचनाओं से क्वेश्चन नहीं आता, रचनाओं से भी क्वेश्चन आता है। वैचारिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सारी चीजें अभी नहीं हो पाएंगी, वो सारी चीजें बाद में होंगी। पहले हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, उसके बाद हम लोग गद्य साहित्य देखेंगे, गद्य साहित्य के बाद व्याकरण देखेंगे और व्याकरण के बाद काव्य शास्त्र देखेंगे। अगर समय लगा तो संस्कृत साहित्य को भी देख लेंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास संख्या है 59। इसके पहले 58 क्लास हो चुकी है दोस्तों। और आज के जो हमारे कवि हैं उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। थोड़ी सी दिक्कत आज है, बारिश होने के कारण मैं इंक नहीं ला पाया, तो आज मैं नीले कलम की बजाय लाल कलम का प्रयोग करूंगा। अगर आपको नहीं दिखाई पड़ता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ये क्लास में दोबारा फिर से ले लूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के जो हमारे कवि हैं वो हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ अग्रवाल दूसरे हैं जिनकी रचना है युक्ति गंगा। और आज हम देखेंगे केदारनाथ सिंह की जिनकी रचना है अभी बिल्कुल अभी। ठीक, काव्य संग्रह है। तो इनकी सारी रचनाओं को देखेंगे। युक्ति गंगा, आग का आईना, ये सारी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की है। ये आप लोगों को करवाया जा चुका है। आज के जो कवि हैं वो केदारनाथ सिंह। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। एक बार चेक कर लिया जाए, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? ठीक दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1934 ईस्वी, जन्म 1934 ईस्वी, चकिया। जन्म 1934 ईस्वी, चकिया, बलिया, उत्तर प्रदेश। बलिया, उत्तर प्रदेश। और इनका निधन हुआ था 2018। निधन कब हुआ था? 2018। काव्य संग्रह की बात करें, पहले उपनाम देख लेते हैं। इनका क्या है उपनाम? उपनाम है मिट्टी की गंध का कवि। मिट्टी की गंध का कवि। मिट्टी की गंध का कवि। और इनको कहा जाता है बिंब का कवि।
बिंब का कवि। काव्य संग्रह कौन कौन से हैं इनके? काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, और इसका समय क्या है? इसका समय है 1960। जमीन पक रही है 1980 में। जमीन पक रही है 1980 में। यहां से देखो, यहां से देखो, ये सब केदारनाथ सिंह के क्या है? काव्य संग्रह है। अभी बिल्कुल अभी 1960 में, जमीन पक रही है 1980 में, यहां से देखो 1983 में। 1983 अकाल में सारस, अकाल में सारस 1988, 1988 और 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना के लिए? अकाल में सारस। अकाल में सारस का समय क्या है? 1988। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1989 में। अगली रचना है उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं। और अन्य कविताएं, अन्य रचनाएं नहीं, अन्य कविताएं करिए। अन्य कविताएं, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, और इसका समय है 1995। अगली रचना है बाघ। ये इनकी लंबी कविता है, बाघ। और इसका समय है 1996। ब्रैकेट में लिख लीजिए, लंबी कविता, लंबी कविता, और इसके 21 खंड, 21 खंड। टॉल स्टॉप और साइकिल, टॉल स्टॉप और साइकिल।
इसका समय है 2005। सृष्टि पर पहरा। अगली रचना कौन सी है? सृष्टि पर पहरा। पर पहरा कब है? 2014। हम किसको देख रहे हैं? हम देख रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल को। जन्म की बात करें तो 1934 ईस्वी, चकिया बलिया उत्तर प्रदेश। निधन 2018 में। उपनाम क्या है? मिट्टी की गंध का कवि। और दूसरा क्या है? बिंब का कवि। काव्य संग्रह कौन सा है? अभी बिल्कुल अभी 1960 में। जमीन पक रही है 1980 में। यहां से देखो 1983 में। अकाल में सारस 1988 में। और अकाल में सारस 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 में। बाघ 1996 में। बाघ इनकी लंबी कविता है और इसके कितने खंड है? 21 खंड है। ताल स्टॉप और साइकिल 2005 में। सृष्टि पर पहरा 2014 में। ये हो गए इनके काव्य संग्रह। आइए देखते हैं अब इनकी आलोचनात्मक रचनाएं। आलोचनात्मक रचना। कल्पना और छायावाद। कल्पना और छायावाद ये है। दूसरा क्या है? आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। आधुनिक हिंदी कविता में हिंदी कविता में बिंब विधान। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। मेरे समय के शब्द 3 नंबर। मेरे समय के शब्द। और 4 नंबर पर लिखिए मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार। कहानी संग्रह की बात करें तो इनका कहानी संग्रह है कब्रिस्तान में पंचायत। कहानी संग्रह कौन सा है? कब्रिस्तान में पंचायत। कब्रिस्तान में पंचायत इनका क्या है? कहानी संग्रह। संपादित रचनाएं कौन सी हैं इनकी? संपादित रचनाएं संपादित रचनाएं ताना बाना है। ताना बाना
ताना बाना। दूसरी है समकालीन रूसी कविताएं। समकालीन रूसी कविताएं। समकालीन रूसी कविताएं। संपादित रचनाएं कौन कौन सी हैं? दो है, ताना बाना, समकालीन रूसी कविताएं। संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? प्रसिद्ध कविता लिखते हैं पहले। प्रसिद्ध कविता कौन सी है? प्रसिद्ध कविता इनकी प्रसिद्ध कविता है बनारस, मुक्ति, बनारस, मुक्ति, अकाल में डूब, अकाल में डूब, बिहान और नींद, बिहान और नींद, काली मिट्टी, काली मिट्टी, बैल, अकाल का सारस, अकाल का सारस, अकाल में सारस, अकाल का सारस और क्या? अकाल में सारस। ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध कविताएं। कौन कौन सी? बनारस, मुक्ति, अकाल में डूब, बिहान और नींद, काली मिट्टी, बैल, अकाल का सारस और अकाल में सारस। आइए देखते हैं संपादित पत्रिकाएं। प्रसिद्ध कविता हो गई, संपादित पत्रिकाएं। संपादित पत्रिकाएं। कविता दशक, कविता दशक, साखी और सबद। साखी, सबद। साखी अलग है, सबद अलग, ठीक। संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? कविता दशक, साखी, सबद। लंबी कविता की बात की जाए तो लंबी कविता कौन सी है? लंबी कविता, इनकी लंबी कविता है बाघ, और बाघ में कितने खंड है? 21 खंड। 21 खंड। और अगली कविता है इनकी उत्तर कबीर, जिसमें 19 खंड है। उत्तर कबीर, इसमें कितने खंड हैं? 19 खंड।
चलो दोस्तों, आप लोग पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम आज किसको देख रहे हैं? हम आज देख रहे हैं केदारनाथ सिंह को। जन्म की बात करें तो जन्म 1934 ईस्वी, चकिया बलिया उत्तर प्रदेश। निधन 2018 ईस्वी। उपनाम मिट्टी की गंध का कवि, बिंब का कवि। उपनाम कितने लिखवाए हमने? 2। मिट्टी की गंध का कवि, बिंब का कवि। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह कौन कौन सा है? अभी बिल्कुल अभी 1960 में है। जमीन पक रही है 1980। यहां से देखो 1983। अकाल में सारस 1988। 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995। बाघ 1996। लंबी कविता 21 खंड। टॉल स्टॉप और साइकिल 2005। सृष्टि पर पहरा 2014। आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी हैं इनकी? कल्पना और छायावाद। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द, मेरे साक्षात्कार। कहानी संग्रह कौन सा है? कब्रिस्तानी पंचायत। संपादित रचनाएं कौन सी हैं? ताना बाना, समकालीन रूसी कविताएं। प्रसिद्ध कविता कौन सी है? बनारस, मुक्ति, अकाल में धूप, बिहान और नींद, काली मिट्टी, बैल, अकाल का सारस और अकाल में सारस। संपादित पत्रिकाएं कविता दशक, साखी, शबद। लंबी कविता कौन सी है? बाघ कितने खंड है? 21 खंड। उत्तर कबीर कितने खंड है? 19 खंड। आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अगले पेज। चलो दोस्तों, लिख लिया होगा, आइए देखते हैं। और इन रचनाओं पर इनको ज्ञान संपूर्ण साहित्य पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संपूर्ण साहित्य के लिए लिख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण साहित्य के लिए संपूर्ण साहित्य के लिए 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। संपूर्ण साहित्य के लिए 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। चलिए अब देखते हैं इनकी चर्चित पंक्तियां कौन सी। चर्चित पंक्तियां, चर्चित पंक्तियां। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है यह पृथ्वी रहेगी, यह पृथ्वी रहेगी।
मुझे विश्वास है यह पृथ्वी रहेगी और यदि कहीं नहीं, और यदि कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में, तो मेरी हड्डियों में, तो मेरी हड्डियों में मुझे विश्वास है यह पृथ्वी रहेगी और यदि कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में। दूसरी पंक्ति लिखिए, मुझे रामचंद्र की मूछें याद आ गई। मुझे रामचंद्र शुक्ल की, मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आ गई। मूछें याद आ गई। मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आ गई। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये है केदारनाथ सिंह की पंक्तियां। उसे पता था, तीसरी पंक्ति लिखिए, उसे पता था उसे पता था जिधर भी उठता है धुआं, उसे पता था जिधर से भी, जिधर से भी उठता है धुआं, उसे पता था जिधर से भी उठता है धुआं उधर से आती है, उधर से आती है आदमी होने की गंध, आदमी होने की गंध। उसे पता था जिधर से भी उठता है धुआं उधर से आती है आदमी होने की गंध। ये इनकी चर्चित पंक्तियां थी। आइए देखते हैं आलोचकों के कथन। आलोचकों के कथन। केदारनाथ सिंह केदारनाथ सिंह लोक संस्कृत के रक्षक कवि हैं। केदारनाथ सिंह लोक संस्कृत के रक्षक कवि हैं। और ये किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह। अगला कथन लिखिए, केदारनाथ सिंह की केदारनाथ
सिंह की केदारनाथ सिंह की कविताओं का मूल स्वर कविताओं का मूल स्वर प्रगतिवादी है। प्रगतिवादी है। और ये किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह। दो कथन हमने देखे, कौन कौन सा? केदारनाथ सिंह लोक संस्कृत के रक्षक कवि हैं, किसने कहा? डॉक्टर नामोद सिंह। दूसरा कथन क्या है? केदारनाथ सिंह की कविताओं का मूल स्वर प्रगतिवादी है, ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह। आइए अगला कथन देखते हैं। इनकी कविताओं में गांव शहर लोग इनकी कविताओं में गांव शहर लोग और आधुनिकता आधुनिकता चुप्पी इनकी कविताओं में गांव शहर लोक आधुनिकता चुप्पी और भाषा के बीच संवाद चलता रहता है। इनकी कविताओं में गांव शहर लोक आधुनिकता चुप्पी और भाषा के बीच संवाद चलता रहता है। ये किसने कहा? नलिन बिलोचन शर्मा ने। नलिन बिलोचन शर्मा। आज लाल पेन मिल गई है, इसी से काम चलाना होगा आप लोगों को। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं केदारनाथ सिंह अग्रवाल के बारे में। हमने जन्म देख लिया, निधन देख लिया, उपनाम देखा, काव्य संग्रह देखा, आलोचनात्मक रचनाएं देखी, कहानी संग्रह देखा। इसके साथ साथ ये भी जाना संपूर्ण साहित्य के लिए उन्हें 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चर्चित पंक्तियों की बात करें तो चर्चित पंक्तियां कौन है? मुझे विश्वास है यह पृथ्वी रहेगी और यदि कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में। दूसरी पंक्ति क्या है? मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आ गई। तीसरा, उसे पता था जिधर से भी उठता है धुआं उधर से आती है आदमी होने की गंध। आलोचक के कथन हमने 3 आलोचक के कथन देखे हैं, कौन कौन से? केदारनाथ सिंह लोक संस्कृत के रक्षक कवि हैं, किसने कहा? डॉक्टर नामोद सिंह। केदारनाथ सिंह की कविताओं का मूल स्वर प्रगतिवादी है, किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह। इनकी कविताओं में गांव शहर लोक आधुनिकता चुप्पी और भाषा के बीच संवाद चलता रहता है, ये किसने कहा? नलिन बिलोचन शर्मा ने। आइए देख लेते हैं विशेष तत्व। बाघ एक मिथ की रचना है। बाघ मिथक का कवि किसे कहा गया है दोस्तों? मिथक का कवि कहा गया है धर्मवीर भारती को। बाघ एक मिथ की रचना है। एक मिथ की रचना है।
इस कविता में बाघ प्राकृतिक सत्ता, इस कविता में बाघ प्राकृतिक सत्ता का प्रतीक है, बाघ विभिन्न रूपों के माध्यम से, बाघ के विभिन्न रूपों के माध्यम से कवि ने मानव एवं प्रकृति के संबंधों, एवं प्रकृति के संबंधों का चित्रण किया है, बाघ एक मिथ की रचना है। इस कविता में बाघ प्राकृतिक सत्ता का प्रतीक है। बाघ किसका प्रतीक है? प्राकृतिक सत्ता का प्रतीक है। बाघ के विभिन्न रूपों के माध्यम से कवि ने मानव एवं प्रकृति के संबंधों का चित्रण किया है। किस रचना में? बाघ रचना में। बाघ रचना इनकी क्या है? लंबी कविता है और इसके कितने खंड है? 21 खंड है। ये मैंने पहले ही करवा दिया था। आइए देखते हैं इनके अकाल में सारस। अकाल में सारस और इसका समय क्या है? 1988 ईस्वी और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1989 ईस्वी में। ये मैंने पहले ही करवा दिया है। अकाल में सारस के माध्यम से शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं मिट्टी से जुड़ाव तथा प्राचीन मूल्यों के महत्व का चित्रण है। प्राचीन मूल्यों के महत्वों का चित्रण है। इतना बहुत है केदारनाथ सिंह के बारे में। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। संपूर्ण साहित्य के लिए 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था? केदारनाथ सिंह। चर्चित पंक्तियां क्या है? मुझे विश्वास है यह पृथ्वी रहेगी और यदि कहीं नहीं तो मेरी हड्डियों में। किसने
किसकी पंक्ति है? केदारनाथ सिंह की पंक्ति है। मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आ गई, किसने कहा? ये कहा है केदारनाथ सिंह ने। मुझे पता था जिधर से भी उठता है धुआं उधर से आती है आदमी होने की गंध। ये पंक्ति किसकी है? ये है केदारनाथ सिंह की। दोस्तों, केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये सारी पंक्तियां, ये कथन और ये काव्य संग्रह सब किसके हैं? केदारनाथ सिंह के हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था कि केदारनाथ अग्रवाल, युक्ति गंगा, आग का आईना, नीत के बादल, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। आलोचकों के कथन को देखा जाए तो केदारनाथ सिंह लोक संस्कृत के रक्षक कवि हैं। किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह। केदारनाथ सिंह की कविताओं का मूल स्वर प्रगतिवादी है। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह। इनकी कविताओं में गांव शहर लोक आधुनिकता इनकी कविताओं में गांव शहर लोक आधुनिकता चुप्पी और भाषा के बीच संवाद चलता रहता है। किसने कहा? नलिन विलोचन शर्मा ने। विशेष तथ्य की बात की जाए तो बाघ एक मिथकीय रचना है। इस कविता में बाघ प्राकृतिक सत्ता का प्रतीक है। बाघ के विभिन्न रूपों के माध्यम से कवि ने मानव एवं प्राकृतिक के संबंधों का चित्रण किया है। अकाल में सारस 1988 में लिखी गई है और 1989 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था केदारनाथ सिंह को। अकाल में सारस के माध्यम से शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं मिट्टी से जुड़ाव तथा प्राचीन मूल्यों के महत्व का चित्रण है। तो आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया, आइए देखते हैं आगे। आज के अगले कवि हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1933 ईस्वी, जन्म 1933 ईस्वी, राजापुर नेवादा, राजापुर नेवादा, बिजनौर, जन्म 1933 ईस्वी, राजापुर नेवादा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। और निधन 1975 ईस्वी। निधन कब हुआ? 1975 ईस्वी। दूसरे कवि कौन है? इसको देख रहे हैं, दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए दुष्यंत कुमार का पूरा नाम क्या है। जैसे ऑप्शन में दे सकता है दुष्यंत राव कुमार, दुष्यंत नारायण त्यागी, दुष्यंत राव त्यागी, दुष्यंत प्रताप कुमार, ऐसे करके ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको पूरा नाम इनका पता होना चाहिए। तो मूल नाम लिख लीजिए। मूल नाम इनका क्या है? मूल नाम है दुष्यंत नारायण त्यागी। दुष्यंत नारायण त्यागी। उपनाम
उपनाम की बात करें तो उपनाम कौन सा है इनका? 3 उपनाम है। परदेसी, पहला नाम लिखिए परदेसी। दूसरा अनुरागी और तीसरा लिखिए गजल सम्राट। गजल सम्राट। दुष्यंत कुमार, जन्म 1933 ईस्वी, राजापुर नेवादा बिजनौर उत्तर प्रदेश। निधन 1975 ईस्वी। मूल नाम दुष्यंत नारायण त्यागी। उपनाम परदेसी, अनुरागी, गजल सम्राट। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह कौन सा है इनका? काव्य संग्रह सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत 1957। आवाजों के घेरे। आवाजों के घेरे। आवाजों के घेरे 1963। जलते हुए वन का बसंत। जलते हुए वन का बसंत 1963। साए में धूप, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है ये, साए में धूप। और इसका समय है 1975। और ये क्या है? गजल संग्रह। गजल संग्रह। दुष्यंत कुमार के काव्य संग्रह कौन कौन से? सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत और साए में धूप। साए में धूप इनका क्या है? गजल संग्रह है। नाटक की बात करें तो इनका नाटक कौन सा है? नाटक है इनका एक कंठ बिस्पाई। एक कंठ बिस्पाई 1963 में। और ये इनका गीत नाट्य। गीत नाट्य। दूसरा है मसीहा मर गया 1966 में। मसीहा मर गया कब है? 1966 में। नाटक क्या है? एक कंठ बिस्पाई 1963 में। और एक ऐसा नाटक है गीत नाट्य है। दूसरा क्या है? मसीहा मर गया 1966 में। ठीक। एकांकी संग्रह कौन सा है? मन के कोण। एकांकी संग्रह मन के कोण 1957 में। मन के कोण कब है? 1957।
उपन्यास की बात करें, उपन्यास कौन से हैं इनके? छोटे छोटे सवाल 1964 में, छोटे छोटे सवाल कब है? 1964 में। आंगन में एक वृक्ष 1969 में, आंगन में एक वृक्ष 1969 में। दोहरी जिंदगी 1966 में, दोहरी जिंदगी 1966 में। उन्नीस सौ छाछठ में। इतना लिखिए दोस्तों आप लोग। उपन्यास हो गए कौन कौन से? छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी 1966 में। ठीक। आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी हैं? आलोचनात्मक रचनाएं चेतन एक अध्ययन, चेतन एक अध्ययन, और यह है 1970 में, 1970। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लेते हैं। हम किसको देख रहे हैं? हम देख रहे हैं दुष्यंत कुमार। जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ? 1933 ईस्वी, राजापुर नेवादा बिजनौर उत्तर प्रदेश। निधन कब हुआ? 1975 ईस्वी। मूल नाम क्या है? दुष्यंत नारायण त्यागी। मूल नाम क्या है? दुष्यंत नारायण त्यागी। उपनाम क्या है? परदेसी अनुरागी गजल सम्राट। उपनाम क्या है? परदेसी अनुरागी गजल सम्राट। किसका उपनाम है? दुष्यंत कुमार का। काव्य संग्रह क्या है? सूर्य का स्वागत 1957, आवाजों के घेरे 1963 में, जलते हुए वन का बसंत 1963 में, साये में धूप 1975 में। साये में धूप इनका क्या है? गजल संग्रह है। नाटक एक कंठ बिस्पाई 1963 में, ये क्या है? गीत नाट्य है। मसीहा मर गया 1966 में। एकांकी संग्रह मन के कोण, मन के कोण एकांकी संग्रह किसका है? दुष्यंत कुमार का है। उपन्यास छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, ये किसके उपन्यास है? दुष्यंत कुमार के।
आलोचनात्मक रचनाएं, चेतन एक अध्ययन 1970 में, किसकी आलोचनात्मक रचना है? दुष्यंत कुमार। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी पंक्ति कौन कौन सी। एक तो बहुत चर्चित पंक्ति है, आप लोगों ने कुमार विश्वास की आवाज में इनकी पंक्ति को सुना होगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ये किसकी पंक्ति है? ये दुष्यंत कुमार की पंक्ति है जो कुमार विश्वास ने अपनी आवाज में गाया है। तो आइए देखते हैं। चर्चित पंक्तियां। चर्चित पंक्तियां। जन्म की दुष्यंत कुमार के जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ? 1933 ईस्वी, राजापुर, नेवादा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। आइए इनकी चर्चित पंक्तियां देखते हैं। हो गई है पीर, हो गई हैं पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पहली पंक्ति क्या है? हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दूसरी पंक्ति लिखिए, बाढ़ की संभावनाएं सामने, बाढ़ की संभावनाएं सामने। तीसरी पंक्ति लिखिए, इस नदी की धार से, इस नदी की धार से इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, ठंडी हवा आती तो है। ये इनकी चर्चित पंक्तियां हैं दोस्तों, लिख लीजिए आप लोग कौन कौन सी। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दूसरा क्या है? बाढ़ की संभावनाएं सामने ही, आगे की लाइन हमने हटा दी है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, ये तीसरी पंक्ति है। इतना ही जानना है हमें दुष्यंत कुमार के बारे में, हमारी परीक्षाओं के लिए इतना पर्याप्त है। आइए देखते हैं अगले कवि प्रभाकर माचबे को। चलो लिख लिया आप लोगों ने, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कवि का नाम है प्रभाकर माचबे। प्रभाकर माचबे,
जन्म की बात करें तो जन्म 1917 ईस्वी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। जन्म 1917 ईस्वी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और निधन की बात करें तो निधन 1991, निधन 1991। पूरा नाम प्रभाकर बलवंत माचवे। पूरा नाम क्या है? प्रभाकर बलवंत माचवे। उपनाम विश्व बंधु। उपनाम क्या है? विश्व बंधु। काव्य संग्रह कौन से हैं इनके? काव्य संग्रह स्वप्न भंग 1954। स्वप्न भंग कब है? 1954। अनुक्षण 1959। अनुक्षण कब है? 1959। तेल की पकौड़ियाँ 1966। तेल की पकौड़ियाँ कब है? 1966। 1961, सॉरी 1961 कर लीजिए। तेल की पकौड़ियाँ 1961 में। मेपल 1965। मेपल कब है? 1965। जहां शब्द है 1966 में। जहां शब्द है 1966। हम किसको देख रहे हैं? प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे का जन्म 1917 ईस्वी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। निधन 1991 ईस्वी। पूरा नाम प्रभाकर बलवंत माचवे, उपनाम विश्व बंधु। काव्य संग्रह कौन सा है? स्वप्न भंग 1954 में है। स्वप्न भंग 1954 में। अनुक्षण 1959 में। तेल की पकौड़ियाँ 1961 में। मेपल 1965 में। जहां शब्द है 1966 में। तो काव्य संग्रह कौन कौन सा है? स्वप्न भंग है 1954 में। अनुक्षण है 1959 में। तेल की पकौड़ियाँ है 1961 में। मेपल है 1965 में। जहां शब्द है 1966 में। ये किसके काव्य संग्रह है? प्रभाकर माचवे के काव्य संग्रह हैं। आइए देखते हैं निबंध संग्रह। निबंध संग्रह। निबंध कौन से हैं इनके? खरगोश की सींग। खरगोश की सींग 1950 में। बेरंग 1957। 1957।
उपन्यास, पुत्र असंग, पुत्र असंग। और ये कब है? 1948 में। पुत्री चेतना, पुत्री चेतना, और ये कब है? 1952 में, 1950 में, सॉरी 1950 में। 1952 में इनका है परंतु। परंतु कब है? 1952। उपन्यास कौन से हैं? पुत्र असंग 1948 में, पुत्री चेतना 1950 में, परंतु 1952 में। प्रमुख कविताएं कौन सी हैं? प्रमुख कविताएं, प्रमुख कविता है राही से, राही से। अगली कविता है चांद। पहली कौन सी है? राही से। दूसरी कौन सी है? चांद। तीसरा चूहा सब जान गया है, चूहा सब जान गया है। अश्वत्थ, अश्वत्थ। अश्वत्थ। कपालिक, कपालिक। पालतू, प्रमुख कविताएं कौन सी देखी हमने? राही से, चांद, चूहा सब जान गया है, अश्वत्थ, कपालिक, पालतू। माता की मृत्यु पर, माता की मृत्यु पर। ये इनकी प्रसिद्ध कविता है। राही से, चांद, चूहा सब जान गया, अश्वत्थ, कपालिक, पालतू, माता की मृत्यु पर। आइए देखते हैं चर्चित पंक्तियां। चर्चित पंक्तियां। चर्चित पंक्तियां इनकी कौन सी है? इस मुसाफरी का, इस मुसाफरी का कुछ न ठिकाना भैया, कुछ न ठिकाना भैया। यहाँ हार बन गया है, यहाँ हार बन गया, यहाँ हार बन गया, अदना सा दाना भैया, अदना सा
दाना भैया। ये पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति, कपालिक। कपालिक हंसता है, कपालिक हंसता है, पगले तू क्यों उसमें फंसता है। पगले तो क्यों उसमें फंसता है। कपालिक हंसता है, पगले तू क्यों उसमें फंसता है। तीसरी पंक्ति लिखिए, रे दुनियादारी। रे दुनियादारी, रे दुनियादारी, ये महीन मलमल की साड़ी। ये महीन मलमल की साड़ी। हम किसको देख रहे हैं? प्रभाकर माचबे को देख रहे हैं। जन्म की बात करें तो जन्म 1917 ईस्वी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। निधन 1991 ईस्वी। पूरा नाम प्रभाकर बलवंत माचबे, उपनाम विश्वबंधु। काव्य संग्रह स्वप्न भंग, अनुक्षण, तेल की पकौड़ियां, मेपल, जहां शब्द है। अगर समय के साथ देखा जाए तो स्वप्न भंग 1954 ईस्वी, अनुक्षण 1959 ईस्वी, तेल की पकौड़ियां 1961 ईस्वी, मेपल 1965 ईस्वी, जहां शब्द है 1966 ईस्वी। निबंध संग्रह की बात करें तो इनका निबंध संग्रह कौन सा है? खरगोश के सिंह 1950, बेरंग 1957। उपन्यास कौन से हैं? पुत्र असंग 1948, पुत्री चेतना 1950, परंतु 1952। प्रमुख कविताएं कौन सी हैं? राही से, चांद, चूहा सब जान गया है, अश्वत्थ, कपालिक, पालतू, माता के मृत्यु पर। ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। किसकी? प्रभाकर माचबे की। चर्चित पंक्तियां कौन सी हैं? इस मुसाफिर का कुछ न ठिकाना भैया, यहाँ हार बन गया अदना सा दाना भैया। चलिए दोस्तों, आप लोग इतना लिख लिए। आज संडे था, हमने कल आपको कहा था छुट्टी होगी, छुट्टी नहीं हुई क्योंकि बारिश होने लगी। इंक लेने जाना था मुझे, मैं नहीं जा पाया, इसीलिए आज क्लास ले ली है। ठीक, तो आप लोग क्लास को देखिए, लिखिए, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लीजिए। सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे हम। नेट में जो रचनाएं लगी हैं वो अभी हम नहीं करवा पाएंगे क्योंकि उसके लिए अभी मेरे पास समय नहीं है। अब इसके बाद हमको गद्य विधा करवानी है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो चल रहा है इसको समाप्त कर, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐप नहीं है तो मैं आपको जो सीक्वेंस से क्लासें दे पा रहा हूँ, अगर मैं कुछ और शुरू कर दूंगा तो वो सारे सीक्वेंस टूट जाएगा। बीच बीच में व्याकरण की क्लास आएगी, गद्य साहित्य आएगा, कहीं काव्य शास्त्र आएगा, कहीं नेट जीआरएफ में सम्मिलित जो रचनाएं हैं वो आएंगी।
तो बच्चों को क्लास देखने में कठिनाई होगी। एक सीक्वेंस से हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।